हेलो फ्रेंड्स, आई एम अखिलेश मीना। डिस्कस करेंगे क्लास 10th NCERT केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 दैट इज़ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 16 है, ए मैन बेंट डोर टू डोर पॉसिंग एज ए गोल्ड स्मिथ। ही प्रोमिस टू ब्रिंग बैक टू ग्लिटर ऑफ ओल्ड एंड डल गोल्ड ऑर्नामेंट। गोल्ड स्मिथ है कोई, और वो डोर टू डोर लोगों के दरवाजे पर जा रहा है और वो प्रॉमिस करता है कि जो जो पुराने और काफ़ी दिन के जो सस्पेक्टेड गोल्ड ऑर्नामेंट कह सकते हैं, ठीक है, डल एंड ग्लिटर, ठीक है, काफ़ी पुराने जो भद्दे हो चुके हैं उनकी शाइनिंग वापस करने का प्रॉमिस करता है। ठीक है, उनको दोबारा एकदम न्यू ऑर्नामेंट जैसे चमकदार और शाइनी गोल्ड ऑर्नामेंट का जो लस्टरिंग थी जो पहले वाली, उसको वापस करने का प्रॉमिस करता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो पुराने गोल्ड के जो ऑर्नामेंट होते हैं, ठीक है, जो सोने के जो ऑर्नामेंट्स होते हैं, आभूषण जिनकी चमक चली जाती है, जिनकी शाइनिंग फीकी पड़ जाती है, ठीक है, उनको वो न्यू जैसा बनाने की मतलब प्रॉमिस करता है। एन अनसस्पेक्टिंग लेडी गेव ए सेट ऑफ गोल्ड बैंगल्स टू हिम। और एक लेडी ने उसको अपना गोल्ड की बैंगल्स को दे दिया, ठीक है, उन्हें नया बनाने के लिए, ठीक है, उनकी शाइनिंग वापस करने के लिए। तो उसने क्या काम करा, विच ही डिप्ड इन ए पर्टिकुलर सॉल्यूशन। उस गोल्ड स्मिथ ने क्या काम करा, उन गोल्ड की बैंगल्स को एक सॉल्यूशन में डिप किया। द बैंगल्स स्पार्क लाइक न्यू बट देयर वेट वाज रिड्यूस्ड ड्रेस्टिकली। क्या हुआ कि उस सॉल्यूशन में डिप करने के बाद जो गोल्ड की बैंगल्स थी, मतलब जो सोने की चूड़ियाँ थीं, वो एकदम न्यू जैसी दिखने लगी। ठीक है, उनकी शाइनिंग वापस आ गई, लेकिन उनका जो वेट था, उनका वेट काफ़ी कम हो गया। ठीक है, उनका जो वेट है वो रिड्यूस्ड हो गया। द लेडी बाज अपसेट। अब ऐसा देखने पर क्या हुआ कि वो लेडी जो जिसकी बैंगल्स थी वो अपसेट हो गई। और कुछ देर बट आफ्टर ए फ्यूटाइल आर्गूमेंट द मैन बीट ए हेस्टी रिट्रीट। और दोनों में आपस में तर्क होते हैं, ठीक है, काफ़ी बहस होती हैं, और इन तर्क और बहस के बाद वो जो गोल्ड स्मिथ था वो वापस चला जाता है। ठीक है, कैन यू प्ले द डिटेक्टिव टू फाइंड आउट द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन ही हैड यूज्ड। तो हमें ये फाइंड करना है इस क्वेश्चन में कि जो गोल्ड स्मिथ ने वो सॉल्यूशन यूज किया था, वो सॉल्यूशन क्या था, उसका नेचर क्या था। जिस सॉल्यूशन में उसने गोल्ड की बैंगल्स को डिप किया था, जिससे जो पुरानी गोल्ड की बैंगल्स थी एकदम न्यू हो गई, लेकिन उनका वेट काफ़ी कम हो गया। तो उस सॉल्यूशन का हमको नाम बताना है कि वो नाम क्या है। तो स्टूडेंट्स, जो सॉल्यूशन ही हैड यूज्ड वाज एक्वा रिजिया। जो सॉल्यूशन उस गोल्ड स्मिथ ने यूज किया था उसका नाम है एक्वा रिजिया। एक्वा रिजिया इज ए मिक्सचर ऑफ 3 parts ऑफ कॉन्सेंट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड 1 part ऑफ कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड। अब एक्वा रिजिया क्या है, ये एक लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है जिसे रॉयल वाटर बोलते हैं। ठीक है, एक्वा रिजिया का मतलब होता है रॉयल वाटर इन लैटिन लैंग्वेज। अब एक्वा रिजिया ये किसका मिक्सचर होता है, ये 3:1, मतलब 3 parts तो होते हैं इसमें कॉन्सेंट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के, एंड 1 part होता है इसमें नाइट्रिक एसिड का। इन दोनों का मिक्सचर ही एक्वा रिजिया होता है। और स्टूडेंट, ये एक्वा रिजिया इतना हाईली कोरोसिव लिक्विड होता है कि ये प्लेटिनम और गोल्ड जैसे मेटल को अपने आप में डिजोल्व कर लेता है। ठीक है, उनको डिजोल्व कर देता है। जबकि आप जानते हैं कि प्लेटिनम एंड गोल्ड अनरिएक्टिव एंड नोबल मेटल होते हैं, ठीक है, जो इजीली किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं,
वो इनर्ट मेटल होते हैं। लेकिन एक्वा रीजा एक ऐसा मिक्सचर है कि जो गोल्ड और प्लेटिनम जैसे हार्ड सब्सटेंसेस को भी अपने आप में डिजॉल्व कर लेता है। अब होता क्या है कि जो हमारे जो ओल्ड ऑर्नामेंट्स होते हैं, जो पुराने आभूषण होते हैं, उनके ऊपर डर्ट की कुछ लेयर्स डिपॉजिट हो जाती हैं। तो एक्वा रीजा क्या करता है, उन डर्टी लेयर को वहाँ से रिमूव कर देता है। डर्टी लेयर को जो गोल्ड के ऊपर, गोल्ड के सरफेस पे डिपॉजिट हुई है, वो उसको डिजॉल्व कर देता है। और उसके बाद जो इनर शाइनी लेयर है वो दिखाई देने लगती है। जिससे जब उसकी डर्टी लेयर ऊपर से रिमूव हो जाएगी, हट जाएगी, ठीक है, तो जनरली आप जानते हैं कि वेट तो कम होगा ही होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, एक्वा रीजा का जो काम है वो गोल्ड के ऑर्नामेंट्स के सरफेस पे जो इकट्ठी हुई है डर्टी लेयर्स, मतलब एक कुछ इम्प्योरिटीज़ की जो लेयर्स होती हैं, तो वो वहाँ से रिमूव हो जाती हैं, जिससे उसकी जो इनर शाइनी लेयर अपीयर्स हो जाती है और उसका वेट लॉस हो जाता है। ठीक है, ही मस्ट हैव डिप्ड द गोल्ड मेटल इन सॉल्यूशन ऑफ एक्वा रीजिया, a 3:1 mixture of concentrated HCl and concentrated HNO3, that is nitric acid. Aqua regia is a fuming, highly corrosive liquid. It dissolved gold and platinum in it. After dipping the gold ornaments, the aqua regia, the outer layer of gold gets dissolved and the inner shiny layer appears. That is why the weight of gold ornaments reduced. Okay friends, in other words, the solution he had used was aqua regia by Goldsmith. Aqua regia means royal water in Latin language. Aqua regia is a mixture of 3 parts of concentrate hydrochloric acid and the part of concentrate नाइट्रिक एसिड। ठीक है, 3:1 का रेशो होता है इसमें। ठीक है, और इसमें 3 पार्ट्स किसके होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के, एंड 1 पार्ट किसका होता है, नाइट्रिक एसिड का, HNO3। और ये दोनों का नेचर जो होता है वो कॉन्सेंट्रेट होते हैं। ठीक है, दोनों ही एसिड्स हैं और दोनों ही कॉन्सेंट्रेटेड होंगे। इनका रेशो ये होगा 3:1। ठीक है, इनका जो मिक्सर होता है इसे ही बोलते हैं स्टूडेंट एक्वा रीजिया। ठीक है, ये क्या होगा, एक्वा रीजिया बोलेंगे इसके लिए। ये जो मिक्सर है एक्वा रीजिया का, ये इतना हाईली रिएक्टिव होता है कि ये गोल्ड एंड प्लेटिनम जैसे मेटल्स को भी डिजॉल्व कर सकता है। ठीक है, ये इतना कैपेबल है कि ये गोल्ड एंड प्लेटिनम जैसे मेटल्स को भी डिजॉल्व कर सकता है। ठीक है, तो जब डिजॉल्व करेगा तो उन गोल्ड के ऑर्नामेंट्स पे जो लेयर इकट्ठी हुई है, ठीक है, देखो काफ़ी टाइम हो जाता है, जो ऑर्नामेंट्स होते हैं गोल्ड के हों या सिल्वर के हों, तो उनके ऊपर एक डर्टी लेयर डिपॉजिट हो जाती है उनके सरफेस पे। जब उनको आप एक्वा रीजा में डालेंगे तो वो डर्टी लेयर जो थी इम्प्योरिटीज़ की वो रिमूव हो जाएगी, और रिमूव होगी तो सीधी सी बात है कि वेट लॉस होगा। ठीक है, वेट कम हो जाएगा। तो यही इसका आंसर था। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन का नाम पूछा है कि क्या सॉल्यूशन है, तो आपका आंसर होगा एक्वा रीजा, दैट इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। ठीक है, इसकी थ्योरी मैं यहाँ पे, ठीक है, आपको दे देता हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो इसकी थ्योरी मैंने यहाँ पे दे दी है। ठीक है, द सॉल्यूशन ही हैड यूज्ड वाज एक्वा रीजिया, रॉयल वाटर इसे बोलेंगे लेटिन लैंग्वेज में। उस गोल्ड स्मिथ ने जो सॉल्यूशन यूज किया था वो एक्वा रीजिया था। एक्वा रीजिया क्या होता है, ये मिक्सचर होता है किसका, 3 पार्ट्स ऑफ कॉन्सेंट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड 1 पार्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड। और एक्वा रीजिया क्या होता है, हाईली कोरोसिव लिक्विड होता है, और ये कैपेबल होता है गोल्ड एंड प्लेटिनम जैसे मेटल्स को डिजोल्व करने में। द आउटर डर्टी लेयर ऑफ गोल्ड बेंगल्स
मतलब गोल्ड बैंगल्स के ऊपर जो आउटर सरफेस जो डर्टी लेयर डिपॉजिट है उसको ये डिजोल्व कर देता है, ठीक है। कौन? एक्वा रिजिया। एंड और वो जब डिजोल्व हो जाएगी तो वो लेयर वहाँ से रिमूव हो जाएगी और जब अंदर से जो इनर साइनी लेयर एपियर्स होगी, ठीक है, उसके अंदर क्या है, एक न्यू लेयर वहाँ से एपियर होगी। जैसे हमें लगता है कि जो ऑर्नामेंट्स थे ओल्ड वो एकदम न्यू हो गए। और ऐसा होने से क्या होता है, जो गोल्ड बैंगल्स का या फिर जो गोल्ड के जो ऑर्नामेंट्स थे उनका वेट ड्रेस्टिकली रिड्यूज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 और इस एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन नंबर लास्ट है स्टूडेंट्स। चैप्टर 3 की एक्सरसाइज का सॉल्यूशन हम करा रहे हैं जिसमें और टोटल 16 क्वेश्चंस थे और ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। गिव रीजन्स वाई कॉपर इज यूज टू मेक हॉट वाटर टैंक्स एंड नॉट स्टील एंड एलॉय ऑफ आयरन। स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछ रहा है कि कॉपर जो मेटल होता है उसका यूज हम हॉट वाटर टैंक बनाने में करते हैं, लेकिन स्टील जो मेटल होता है उसका नहीं। इसका रीज़न दो, ठीक है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, कॉपर मेटल का यूज हम करते हैं जो हॉट वाटर टैंक्स होते हैं, मतलब गर्म पानी के टैंक्स, गर्म पानी के टैंक्स बनाने में कॉपर मेटल का यूज करते हैं, लेकिन स्टील मेटल का नहीं। स्टील क्या होता है, ये आयरन का ही एलॉय होता है, इसमें कार्बन भी मिक्स होता है, ठीक है, इसका नहीं करते। इसका क्या रीज़न है? तो स्टूडेंट्स काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, रीज़न सिंपल है कि कॉपर इज ए बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन स्टील। कॉपर जो होता है वो हीट का अच्छा कंडक्टर होता है, मतलब इसमें इजीली हीट ट्रांसफ़र हो सकती है देन स्टील, ठीक है। और दूसरा जो इसका रीज़न है, कॉपर डज नॉट कोरोइड इजीली। जो कॉपर है उसका कोरोजन इजीली नहीं होता है, मतलब कह सकते हैं कि इसमें जंग नहीं लगती, बट स्टील कोरोइड इजीली। लेकिन स्टील के जो मेटल्स होते हैं, ठीक है, स्टील जो होता है, स्टील के जो वेसल्स होते हैं उनमें कोरोजन हो जाता है, मतलब उसमें जंग लग जाती है, क्योंकि स्टील क्या है, एन एलॉय ऑफ आयरन। अब आयरन का एलॉय है तो आयरन में जंग लगना, ठीक है, जनरल सी बात है, आपने पढ़ा है इस चैप्टर में रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन मीन्स आयरन का कोरोजन होना, ठीक है। तो ये दो रीजन यहाँ पे क्लियर हो गए। कॉपर हीट का बेटर कंडक्टर है देन स्टील के, ठीक है। स्टील इतना बेस्ट कंडक्टर नहीं है जितना कॉपर है हीट का। मतलब अगर हम वाटर, जो गर्म वाटर अगर कॉपर के वेसल्स में फिल करें तो वो आसानी से, ठीक है, उसमें हीट ट्रांसफ़र हो जाती है, ठीक है। लेकिन जो स्टील के जो वेसल्स होते हैं वो इतने अच्छे कंडक्टर हीट के नहीं होते हैं। सेकंड रीज़न क्या था, कॉपर डज नॉट कोरोइड इजीली। कॉपर का कोरोजन नहीं हो सकता, मतलब जंग नहीं लगती है आसानी से, लेकिन स्टील के वेसल्स में जंग लग जाती है। थर्ड रीज़न है, कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद H2O एट एनी टेम्परेचर वेयरएज आयरन रिएक्ट्स विद H2O ऑन हीटिंग। कॉपर वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन जो आयरन है वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और वाटर के साथ रिएक्ट करने के बाद वो एक आयरन ऑक्साइड फॉर्म करेगा और वहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, ठीक है। तो ये रीजन्स थे इसके कि कॉपर के वेसल्स जो होते हैं वो हॉट वाटर टैंक्स बनाने में यूज किए जाते हैं, ठीक है, लेकिन स्टील के नहीं, ठीक है, क्योंकि कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, हॉट वाटर एंड स्टीम। However, iron reacts with steam if the hot water tanks are made of steel and alloy of iron. Then iron would react vigorously with the steam formed from hot water. ठीक है, सिंपल वर्ड्स में इतना ही कहेंगे कि कॉपर इतना कोल्ड वाटर, हॉट वाटर एंड स्टीम, इन तीनों के साथ इजीली रिएक्शन नहीं करता है, लेकिन जो आयरन है, जो स्टील के वेसल हैं जिसमें आयरन मिक्स है, वो हॉट वाटर एंड स्टीम के साथ इजीली रिएक्शन कर लेते हैं। और इजीली रिएक्शन करने के बाद वो फॉर्म क्या करते हैं, इसकी केमिकल रिएक्शन में यहाँ पे आपको राइट डाउन कर रहा हूँ। ये आयरन है, ठीक है,
और ये वाटर के साथ जब रिएक्ट करेगा स्टूडेंट्स, तो यहाँ ये फॉर्म करेगा Fe3O4। ठीक है, नाम क्या है इसका? आयरन सेकंड थर्ड ऑक्साइड। वैसे इसका नाम अगर हम बोलें तो ये है फेरोसोफेरिक ऑक्साइड। क्या है? फेरोसोफेरिक ऑक्साइड। ठीक है, और यहाँ फॉर्म होगा हाइड्रोजन गैस। इसे बैलेंस कर लेंगे, 3 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे, 4 इधर करेंगे और फिर यहाँ हो जाएगा 4। ठीक है, ये बैलेंस हो गया। स्टील के वेसल्स जिसमें आयरन मिक्स होता है, अगर हम हॉट वाटर के टैंक्स अगर स्टील के बनाते हैं तो स्टूडेंट्स स्टील के अंदर होता है आयरन, और ये वाला आयरन वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, और इसके साथ रिएक्शन करने के बाद में ये बनाएगा फेरोसोफेरिक ऑक्साइड, जिसे आयरन सेकंड थर्ड ऑक्साइड भी बोलते हैं, एंड वहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। इसीलिए हम हॉट वाटर के टैंक्स को स्टील के मेटल से बनाने की सलाह नहीं देते हैं। ठीक है, इसकी जगह पे जो कॉपर मेटल होता है इज़ यूज टू मेक हॉट वाटर टैंक्स। ठीक है, क्योंकि कॉपर क्या है, इट डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, हॉट वाटर और स्टीम। ठीक है, एंड ऑल्सो कॉपर इज ए बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन स्टील। ठीक है, इसकी थ्योरी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो कॉपर वाटर के साथ किसी भी टेम्परेचर पर रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन जो आयरन जो स्टील के अंदर होता है, ठीक है, वो वाटर को हीट करने के बाद उसके साथ रिएक्शन करेगा और फेरोसोफेरिक ऑक्साइड फॉर्म करेगा, हाइड्रोजन गैस वहाँ से रिलीज होगी। ठीक है, इस रिएक्शन की वजह से ही हम स्टील के जो वेसल्स होते हैं उनमें हॉट वाटर फिल नहीं कर सकते, लेकिन कॉपर के जो वेसल्स होते हैं वो हॉट वाटर टैंक्स बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, रीज़न मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है। इसी के साथ चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की एक्सरसाइज का ये लास्ट वीडियो था। आई होप ये आपकी समझ में आए होंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 4। ठीक है, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड शेयर द वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।